कक्षा 10 की जीव विज्ञान पर आधारित और इसका मुख्य विषय है हमारा अपना शरीर यानी मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सही कहा। और हमारा आज का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि फेफड़े कैसे काम करते हैं, बल्कि मुझे लगता है जो सबसे बुनियादी शब्दावली वहां दी गई है उसी से शुरू करते हैं। वहां 3 मुख्य शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, प्रश्वास यानी इनहेलेशन, उच्छ्वास या एक्सहेलेशन और स्वाच्छोश्वास जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। देखिए, ये शब्द सुनने में अक्सर ऐसे लगते हैं जैसे हम कोई बहुत भारी मेडिकल डिक्शनरी पढ़ रहे हों। हाँ, थोड़े जटिल तो हैं। लेकिन अगर हम इनके पीछे के विज्ञान को देखें ना, तो ये बहुत ही सुव्यवस्थित और लयबद्ध तंत्र है। बिल्कुल लयबद्ध है। जैसे प्रश्वास की बात करें तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। शरीर वातावरण से ऑक्सीजन वाली हवा को अपने अंदर खींचता है, और ये कोई साधारण खिंचाव नहीं है। इसके लिए शरीर को अच्छी खासी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब ये अपने आप नहीं हो जाता, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। एकदम सही। और वहीं दूसरी ओर जो उच्छ्वास है, एक्सहेलेशन, वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसमें शरीर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा को बाहर धकेलता है। तो इसमें मांसपेशियां बस आराम की स्थिति में आती हैं और हवा बाहर निकल जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इन दोनों प्रक्रियाओं को हम मिला देते हैं तो इस पूरे निरंतर चक्र को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहा जाता है। एक यांत्रिक चक्र जो जन्म से लेके जीवन के अंत तक बिना रुके चलता रहता है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में ना गैसों के वायुमंडलीय आदान प्रदान को लेकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, वो प्रतिशत वाले आंकड़े। जी, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल। लेकिन असल में हम हवा का एक पूरा कॉकटेल अंदर खींचते हैं। लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि शरीर इस कॉकटेल को प्रोसेस कैसे करता है। हाँ, वो हिस्सा सच में मजेदार था। देखिए, जब ये हवा अंदर जाती है तो हमारे शरीर को उस 78% नाइट्रोजन की कोई जरूरत ही नहीं होती। हमारे फेफड़ों में उसे सोखने की क्षमता ही नहीं है, तो वो वैसे की वैसे ही बाहर आ जाती है। बिल्कुल। उच्छ्वास के दौरान वो 78% नाइट्रोजन ज्यों की त्यों बाहर आ जाती है, लेकिन असली जादू होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मतलब जो 21% ऑक्सीजन अंदर गई थी वो बाहर आते समय घटकर लगभग 17% रह जाती है। सही कहा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% थी, वो बाहर आते समय बढ़कर लगभग 4% हो जाती है। और यही जो 4% का अंतर है, यही हमारे जीवित रहने का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, ये 4% का बदलाव ही पूरी मानव जाति को ऊर्जा दे रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ आंकड़ों में समझना तो एक बात है, लेकिन स्रोत वीडियो में जिस तरह से इसे विजुलाइज किया गया है वो उसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, वो 3D कलरफुल स्लाइड वाला हिस्सा। जी, शरीर रचना को समझने के लिए ये विजुअल माध्यम सच में बहुत प्रभावी होते हैं। मतलब एक सपाट 2D चित्र में तो फेफड़े सिर्फ 2 गुब्बारों जैसे दिखते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। 3D स्लाइड में एकदम स्पष्ट होता है कि फेफड़े अंदर से खोखले नहीं हैं। वे एक घने स्पंज की तरह हैं जिसमें अनगिनत छोटी छोटी शाखाएं हैं। और दृश्य माध्यम से ये भी बहुत साफ समझ आता है कि हवा का रास्ता कितना जटिल है। नाक से शुरू होकर हवा सीधा ट्रैकिया यानी श्वास नली में जाती है। हाँ, और स्रोत में ट्रैकिया की संरचना का बहुत विशेष उल्लेख है। मतलब ये सिर्फ कोई साधारण रबर का पाइप नहीं है। नहीं तो वो वैक्यूम के कारण वो पिचक जाता। बिल्कुल। अगर हम किसी साधारण पाइप से बहुत तेजी से हवा खींचें तो पिचक सकता है, लेकिन ट्रैकिया नहीं पिचकता क्योंकि इसमें कार्टिलेज यानी उपास्थि के सी आकार के छल्ले होते हैं जो उसे हमेशा खुला रखते हैं। शरीर की इंजीनियरिंग का क्या बेहतरीन उदाहरण है ये। और इसके बाद जब हवा ट्रैकिया से होकर फेफड़ों के अंदर पहुंचती है तो वो ब्रोंकाई और फिर और भी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। और उनके अंत में वो छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। को भूलना नहीं चाहिए। स्रोत में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। हाँ, पसलियां न केवल एक मजबूत पिंजरे की तरह इन नाजुक फेफड़ों और दिल की रक्षा करती हैं, बल्कि सांस लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं। लेकिन डायाफ्राम तो इस पूरी व्यवस्था का मुख्य इंजन है। एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी, जी, जो छाती और पेट की गुहा को अलग करती है। और ये पूरी तरह से भौतिकी के नियमों पर काम करता है। दबाव और आयतन यानी प्रेशर और वॉल्यूम
तो जब हवा अंदर लेनी होती है तो डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ चपटा हो जाता है। और साथ ही पसलियां बाहर की तरफ फैलती हैं। इससे छाती के अंदर का आयतन बढ़ जाता है। और विज्ञान का सीधा सा नियम है, जब आयतन बढ़ता है तो दबाव कम हो जाता है। अंदर दबाव कम होने के कारण बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में खिंच आती है। मतलब ये बिल्कुल एक वैक्यूम पंप की तरह काम करता है। एकदम सही। और जब डायाफ्राम वापस आराम की स्थिति में आकर अपना वो गुंबद जैसा आकार लेता है और पसलियां अंदर आती हैं, तो जगह कम हो जाती है, दबाव बढ़ता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। और ये पूरी यांत्रिक प्रक्रिया इतनी निर्बाध है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सच में। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? देखिए, हवा फेफड़ों के अंदर उन छोटी छोटी थैलियों यानी एल्वियोलाई तक पहुंच गई है। डायाफ्राम ने अपना काम कर दिया, लेकिन शरीर की हर एक कोशिका को, चाहे वो मस्तिष्क की हो या पैर के अंगूठे की, उसे इस ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सही बात है। तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों की उन थैलियों से निकलकर पूरे शरीर तक कैसे पहुंचती है? और यही वो बिंदु है जहां फेफड़ों का यांत्रिक काम खत्म होता है और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली का काम शुरू होता है। वो झिल्लियों वाला हिस्सा? जी, एल्वियोलाई बहुत ही पतली झिल्लियों से बनी होती हैं और इनके चारों ओर ब्लड वेसल्स का एक बहुत घना जाल होता है। तो जब ऑक्सीजन इन थैलियों में भरती है तो वो झिल्ली को पार करके सीधे रक्त में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ऑक्सीजन खुद तैरकर तो पूरे शरीर में नहीं जा सकती ना। उससे एक वाहक की जरूरत होती है। बिल्कुल, और स्रोत में इस वाहक का बहुत स्पष्ट वर्णन है, हीमोग्लोबिन। मुझे तो लगता है कि हम हीमोग्लोबिन को एक बेहद कुशल डिलीवरी वैन के रूप में देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तुलना है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद ये प्रोटीन विशेष रूप से ऑक्सीजन को अपने साथ बांधने के लिए ही बना है। जैसे ही ऑक्सीजन रक्त में पहुंचती है, हीमोग्लोबिन रूपी वैन में उसे लोड कर लिया जाता है। और फिर हृदय इस ऑक्सीजन वाले रक्त को पंप करता है और ये डिलीवरी वैन शरीर के हर ऊतक और कोशिका तक पहुंचती है। और ये डिलीवरी वैन कभी खाली वापस नहीं लौटती है ना? बिल्कुल नहीं। कोशिकाएं जब ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाती हैं, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कि एक तरह का कचरा है। और अगर ये शरीर में जमा होने लगे तो एक जहर का काम करेगी। इसलिए कोशिकाएं इस कचरे को वापस रक्त में छोड़ देती हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा हिस्सा रक्त के प्लाज्मा में घुलकर वापस आता है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी इसके एक हिस्से को अपने साथ वापस बांध लेता है। और फिर ये वैन फिर से फेफड़ों तक पहुंचती है, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड करती है, और फिर उच्छ्वास के जरिए डायफ्राम इसे शरीर से बाहर फेंक देता है। एक बेहद सटीक और संतुलित व्यवस्था। ऑक्सीजन की डिलीवरी और कार्बन डाइऑक्साइड की वापसी। लेकिन स्रोत सामग्री में ना एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो YouTube सत्र के दौरान शिक्षक ने जो श्वसन से संबंधित बीमारियों की बात की थी। जी, विशेष रूप से धूम्रपान के दुष्प्रभावों पर। जब हम इस पूरी जटिल प्रणाली ट्रेकिया, एल्वियोली और हीमोग्लोबिन को समझ लेते ना, तो धूम्रपान का प्रभाव और भी भयानक लगने लगता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो धूम्रपान सिर्फ धुआं अंदर लेना नहीं है, ये इस पूरी सुव्यवस्थित मशीनरी को एक साथ कई मोर्चों पर नष्ट करना है। सबसे पहले तो वो ट्रेकिया वाले हिस्से पर असर करता है। बिल्कुल। धुएं में मौजूद विषैले रसायन ट्रेकिया में मौजूद छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाओं को पंगु बना देते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। हाँ, ये सीलिया फेफड़ों को साफ रखने का काम करते हैं। जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो सारा कचरा और टार सीधे फेफड़ों में जमा होने लगता है। और इसका असर उस डिलीवरी वैन यानी हीमोग्लोबिन पर भी बहुत खतरनाक होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला मामला। जी, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये गैस ऑक्सीजन के मुकाबले हीमोग्लोबिन के साथ कहीं ज्यादा तेजी और मजबूती से जुड़ती है। मतलब अगर आपके उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई हाईजैकर डिलीवरी वैन पर कब्जा कर ले। बिल्कुल सटीक। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की जगह घेर लेती है तो ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचती। और नतीजा ये होता है कि शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हृदय और मस्तिष्क पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। इसके साथ ही लगातार धुएं के संपर्क में रहने से फेफड़ों की वो छोटी थैलियां जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, उनकी लोच या इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वे फटने लगती हैं। जी, इस स्थिति को एम्फीसीमा कहते हैं, जो एक बहुत गंभीर बीमारी है। स्रोत में इस बात पर जोर देना कि युवा